स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज हम कौटिल्य या चाणक्य के प्रशासनिक विचारों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आज के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों की क्या उपयोगिता या प्रासंगिकता है। तो सबसे पहले कौटिल्य का परिचय लेते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री या प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, और उनकी रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान और प्रशासन की रचना है। नाम भले ही इसका अर्थशास्त्र हो, इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 600 श्लोक हैं। तो इस रचना में प्रशासन के ऊपर क्या क्या विचार दिए हैं वो देखते हैं हम लोग। प्रशासनिक व्यवस्था में कौटिल्य का योगदान। अर्थशास्त्र में जो है लोक प्रशासन का वर्णन मुख्यतः इन सर्गों में या इन अधिकरणों में किया गया है। प्रथम, द्वितीय, पंचम और षष्ठम। तो कौन कौन से उनके सिद्धांत या विचार हैं, उनमें से सबसे पहला है सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत बताता है राज्य के 7 अंगों के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक संविदा के आधार पर हुई है। सामाजिक संविदा का अर्थ समझिए आप कि राजा और प्रजा दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट ये हुआ है कि राजा जो है प्रजा की रक्षा करेगा और बदले में प्रजा राजा को कर देगी, ताकि कोई बलवान या क्रूर या आक्रमणकारी व्यक्ति उन पर आक्रमण करके जनता को नुकसान न पहुंचा सके। तो इस आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, जिनमें देखिए राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र, ये 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं। इन 7 अंगों को 1 बाय 1 हम लेते हैं। तो सबसे पहला है राजा। कौटिल्य ने राजा को संप्रभु मानकर, संप्रभु का अर्थ है जिसके ऊपर अन्य किसी व्यक्ति का नियंत्रण न हो, यानी वो अपने आप में अनियंत्रित हो, उसे सामान्य हितों का अभिभावक माना है, यानी जनता के, आम जन के जो हित हैं उसका गार्जियन है। धर्म का प्रवर्तक है, धर्म को प्रवर्तित करता है राजा, और कानून का रक्षक माना गया है। राजा के कुछ गुण बताए हैं कौटिल्य ने। एक तो है अभिभावक गुण। अभिभावक का अर्थ है गार्जियन, जैसे माता पिता। तो जैसे माता पिता में गुण होते हैं अपने संतान के लिए, वैसे गुण राजा में होने चाहिए। फिर है प्रज्ञा गुण, यानी राजा की बुद्धि बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए। फिर है उत्साह गुण, राजा में हमेशा उत्साह होना चाहिए, निराशा में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए राजा। और एक है आत्मसम्मान, राजा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। इसके लिए राजा का आवश्यक है, कौटिल्य ने कहा कि राजा शिक्षित हो, यानी अशिक्षित राजा में ये सारे गुण नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ी भारतीय चिंतन की बात है कि अशिक्षित राजा प्राचीन भारत में भी स्वीकार्य नहीं था, जो आज भी उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। राजा के कुछ कर्तव्य बताए हैं। उद्योगों की स्थापना करना, यज्ञ करना, दक्षिणा देना और विवादों का निर्णय करना। तो इस प्रकार से ये राजा के कुछ कर्तव्य बनते हैं। आगे देखिए, इसमें कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों के बाद राजा के बारे में क्या लिखा है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख और हित में ही राजा का हित है, यानी प्रजा सुखी है और प्रजा का हित पूरा होता है, उसी में राजा कोई प्रसन्नता है। अतः उसे प्रजा यानी लोक के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करने चाहिए। क्या क्या कार्य करने चाहिए राजा को? जनता के लिए आजीविका या रोजगार की व्यवस्था करना, कृषि, उद्योग, व्यापार, पशुपालन का विकास करना, बांध, तालाब, नहरें और सड़कों का निर्माण करवाए, कला और शिक्षा का विकास करना, विद्वानों का सम्मान और सहायता करना,
विधवा, विकलांग, वृद्ध और रोगियों की सहायता करना, आमजन और उनकी संपत्ति और राज्य की रक्षा करना, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में भागीदार बनना। तो इस प्रकार से राजा के ये विभिन्न कार्य कौटिल्य ने बताए हैं, और आज भी लगभग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनके इनमें से कई कार्य मिलते जुलते आपको नज़र आएंगे। दूसरा अंग है अमात्य। अमात्य का अर्थ हुआ मंत्री और अधिकारी। तो मंत्रियों और अधिकारियों का समावेश किया गया है, इनको सामूहिक रूप से अमात्य कहा गया है। तो अमात्य का क्या कार्य है कि राज्य के संचालन में राजा को सहयोग दे। महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि राज्य के संचालन में राजा को सहयोग दे, और राजा को क्या चाहिए कि वह अति योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे, यानी जो व्यक्ति शिक्षित हो, गुणी हो, उसी व्यक्ति को अपना अमात्य यानी प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री बनाए। फिर आया जनपद। जनपद का अर्थ है भूमि और जनता, यानी जनता और भूमि से युक्त प्रदेश। जो क्षेत्र है जिसमें जनता निवास करती है उसको जनपद कहा गया है। कौटिल्य ने जनपद को कुछ भागों में बांटा है। देखिए, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक और संग्रहण। स्थानीय होता है 800 गांवों का जो क्षेत्र है उसे स्थानीय कहा गया है। द्रोणमुख 400 गांवों पर, खार्वटिक 200 गांवों पर, और संग्रहण जो है 100 गांवों के समूह को संग्रहण। तो ये आज की तरह के तहसील, जिला, संभाग, इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। उसके उपरांत देखिए दुर्ग। दुर्ग जो है राज्य की रक्षा और आक्रमण शक्ति का प्रतीक है। कोई दुर्ग होने चाहिए ताकि राज्य डिफेंड कर सके, जब भी हमला हो तो दुर्ग से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की चारों दिशाओं में दुर्ग का निर्माण होना चाहिए, यानी एक राज्य जो है उसके चारों तरफ दुर्ग होने चाहिए, चारों दिशाओं में। फिर उसके बाद दुर्ग के बारे में कौटिल्य ने और भी अच्छी बातें कही है। कौटिल्य ने इनके 4 प्रकार बताए। गिरि दुर्ग यानी जो पर्वतों पे है, वन दुर्ग यानी जो जंगलों में है, धावन दुर्ग यानी जो मरुस्थल में है, और ओदक दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इस प्रकार दुर्गों के या किलों के कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए हैं। फिर आता है कोश। कोश यानी खजाना। तो राजा को चाहिए कि वह अपना कोश कभी रिक्त न होने दे, क्योंकि इसमें सेना और दुर्ग दोनों की रक्षा की जा सकती है। कोश में जो आय होगी वो कहाँ से होगी? व्यापार से, कर से, दूसरे राज्यों से प्राप्त धन जमा करते रहने चाहिए, लेकिन अधर्म और आमजन को पीड़ा पहुंचाकर धन कभी भी जमा नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी सार्थक बात कही है कि कौटिल्य ने, कि प्राचीन भारत के देखिए राजनीतिक विचार, उसमें धर्म की पालना, कि अधर्म और आमजन को पीड़ा पहुंचाकर कभी भी जो धन इकट्ठा करेगा राजा वो सफल नहीं होगा। मध्यकाल में हमने देखा ऐसे कई जो है राजा या सम्राट हुए जिन्होंने जनता को बहुत दुख और पीड़ा पहुंचाई और धन एकत्र किया, लेकिन प्राचीन काल में आपको इस प्रकार के उदाहरण भारत में नहीं प्राप्त होते हैं। फिर देखिए सेना या दंड। जहाँ तक संभव हो सेना क्या होनी चाहिए? विशाल होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सेना होने से शत्रु भी क्या बन जाते हैं? मित्र। यदि एक राजा की, एक राज्य की बहुत बड़ी सेना है तो शत्रु जो है डर जाता है, भाग जाता है, आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। सैनिक कैसे होने चाहिए? गुण देखिए सैनिकों की, वीर हो, साहसी हो, कुशल हो, और वंश परंपरागत की बात कही है कौटिल्य ने यहाँ पे, कि एक सैनिक जो है उसका पुत्र ही सैनिक होना चाहिए। यानी सैनिक भी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि, सैनिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना से ही हो, तो वैसे व्यक्ति में जो है परिवार बचपन से ही, छोटी आयु से ही सैनिक बनने के गुण आ जाते हैं, इसलिए कौटिल्य ने ये बात कही है। कौटिल्य ने 6 प्रकार की जो है सेना के 6 प्रकार बताए हैं। मौल सेना यानी नागरिकों से, जो राज्य के नागरिक है उनसे मिलाकर एक सेना बना दी जाए।
वृत्त सेना यानी जो किराए पर ली गई है, जिन सैनिकों को किराया या वेतन दिया जाता है। श्रोणी सेना यानी जो दूर जो प्रदेश हैं राज्य के, जो दूरस्थ भाग है वहाँ पर जो सेना रहती है उसे श्रोणी सेना। आठविक सेना यानी वनवासियों, जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर बनाई गई सेना। फिर मित्र सेना और शत्रु सेना। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने सेना के 6 प्रकार बताए हैं। आगे देखिए, साथ ही कौटिल्य ने सेना का वर्गीकरण किया है। एक जो सेना होती है उसके उप प्रकार क्या है। हस्ती सेना यानी हाथियों से सुसज्जित, जिसमें हाथी पे बैठ के सैनिक जाते हैं। फिर पैदल सेना, रथ सेना और अश्व यानी घोड़ों पे बैठ के जिसमें सैनिक जाते हैं। इस प्रकार से 4 भागों में सेना को वर्गीकृत किया है। आखिरी पॉइंट है सप्तांग सिद्धांत का, वो है मंडल, मित्र, माफ़ कीजिए। मित्र संकट के समय मित्र अत्यधिक सहायक होते हैं। मित्र के गुण बताए हैं कौटिल्य ने। विश्वास योग्य होना चाहिए, जिस पर आप विश्वास कर सके। हितैषी, आपका हित चाहने वाला होना चाहिए। और फिर यहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया वंश परंपरागत, यानी कि यदि एक 2 राजा हैं और दोनों मित्र हैं तो उनके पुत्र भी आपस में मित्र होने चाहिए जब वो राजा बने। एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। आज के संदर्भ में भी काफ़ी यूज़फुल ये सिद्धांत है। तो मंडल सिद्धांत को ज़रा समझे। शाब्दिक अर्थ है राज्यों का वृत्त, यानी कि मंडल का अर्थ हुआ राज्य जो है, विभिन्न राज्य वृत्त में जमे हुए एक गोले में जो है राज्य हैं। तो हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि गोले में ही हो, पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण और सरलता के लिए उनको गोले में माना है। यह आवश्यक नहीं कि वृत्ताकार हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि एक राज्य का पड़ोसी राज्य प्रथम शत्रु होता है। ये निश्चित बात ये कौटिल्य ने कही कि एक राज्य या एक जो देश है उसका जो पड़ोसी देश है, जैसे हम बात करें भारत और चीन की, तो देख सकते हैं कि भारत का जो पड़ोसी चीन है वो एक प्रकार से शत्रुनुमा व्यवहार भारत के साथ करता है। दूसरा भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी भी यही स्थिति है। तो लेकिन आगे चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यानी कि एक जो ए जैसे राज्य है उसका पड़ोसी इधर बी है और इधर सी है, तो बी का जो पड़ोसी है मान लीजिए डी, तो ये ए का मित्र बन जाएगा। यानी ए और डी तो रहेंगे मित्र, लेकिन ए और बी रहेंगे शत्रु, और इसी प्रकार से बी और डी रहेंगे शत्रु। तो ये चाणक्य ने कहा कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका शत्रु होगा और पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा वो आपका मित्र होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने मंडल सिद्धांत की रचना की है। 12 राज्यों का उदाहरण लिया है और इन 12 राज्यों को देखिए। इसकी संरचना में केंद्रीय राज्य, जैसे जो मेन राज्य है जो विस्तार करना चाहता है उसे विजिगीषु कहा गया है। जैसे ये राज्य, इसको हम मान लें कि यह हमारा भारत है, तो इसको केंद्र में रखिए। फिर इसके पड़ोसी राज्य जैसे चीन और पाकिस्तान, तो इस बेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार से हो, लेकिन लगभग यही संरचना होती है। राज्यों की संख्या भी 12 होना जरूरी नहीं है, हालांकि कौटिल्य ने 12 राज्यों का उदाहरण दिया। तो अब इसको समझिए। विजिगीषु यानी जो केंद्रीय राज्य है, प्रमुख राज्य, जिसको हम उदाहरण में लेके शेष राज्यों के साथ उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारा भारत है, इसके सामने देखिए, सबसे पहले सामने की ओर इसका जो निकटतम पड़ोसी है वो बिल्कुल इसका शत्रु है। अरी, अरी का अर्थ होता है शत्रु। तो इस प्रकार से ये इसका शत्रु है। इस शत्रु राज्य का जो पड़ोसी है वो बिल्कुल विजिगीषु का क्या बन जाएगा, मित्र। ई फॉर एनिमी, एफ फॉर फ्रेंड, सी फॉर सेंट्रल स्टेट, एन फॉर न्यूट्रल होता है। तो ये इनको अल्फ़ाबेट से हम समझेंगे। तो अरी यानी शत्रु हो गया, फिर मित्र आ गया, अरी का जो पड़ोसी है। फिर क्या होगा, इसका जो है ये मित्र जो हमारा है उसका जो पड़ोसी आएगा वो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में शत्रुता होगी, यानी 3 और 4 के बीच में शत्रुता होगी। तो इसलिए ये अरी मित्र जो है, ये जो 2 नंबर का राज्य है
इसका ये मित्र बन जाएगा। तो क्योंकि इसके इस राज्य का एफ राज्य का पड़ोसी 3 नंबर राज्य मित्र का पड़ोसी जो है 4 नंबर राज्य अरिमित्रु, दोनों में शत्रुता होगी, लेकिन 2 नंबर राज्य के लिए ये 4 नंबर राज्य मित्र बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे अब आप स्वयं समझ सकते हैं। यानी इसमें सीधा है कि एक राज्य आपका तुरंत जो पड़ोसी है वो अरि, वो दुश्मन होगा, अगला राज्य मित्र होगा, फिर आपका दुश्मन होगा, फिर मित्र होगा, फिर दुश्मन होगा। तो एक एक करके अल्टरनेटिव ऐसे चलते जाएंगे। दो जो इन 5 और 6 नंबर के जो राज्य हैं इनके 2 पड़ोसी राज्य होंगे और इनकी सीमाएं इस विजिगीषु से बिल्कुल नहीं लगेगी। यानी ये बहुत ही दूर दूर के राज्य होंगे, सीमाओं से पृथक होंगे, लेकिन ये उदासीन होंगे। ये ना तो किसी के मित्र होंगे इसमें और न किसी के शत्रु होंगे। इसी प्रकार से जरा पीछे की तरफ देखें, पीठ की तरफ, तो पीठ की तरफ पासनेर ग्रह 7 नंबर राज्य है। निश्चित रूप से ये इसका विजिगीषु का पड़ोसी है, तो ये इसका एनिमी यानी शत्रु होगा। लेकिन इसका जो पड़ोसी है आक्रंद, वो इसका मित्र होगा विजिगीषु का, और इस पासनेर ग्रह का शत्रु होगा। इसी प्रकार से पासनेर ग्रह 4 जो है एनिमी होगा, क्योंकि यह इस 7 नंबर वाले और 9 नंबर वाले में तो मित्रता होगी, लेकिन 8 और 9 में शत्रुता होगी। क्योंकि 8 हमारा जो है मित्र है, इसलिए विजिगीषु का जो शत्रु है, मित्र का शत्रु भी शत्रु होगा। तो पासनी ग्रह एनिमी होगा और आक्रंद सार पुनः वापस मित्र बन जाएगा। तो यहाँ भी पीछे भी वही पैटर्न चल रहा है कि जो जस्ट पीठ में जो राज्य है वो बिल्कुल एनिमी है, लेकिन उसके अगला राज्य मित्र बन जाएगा। यहाँ पर 2 राज्य और हैं, लेकिन इन 2 राज्यों की खास बात यह है कि ये यहाँ पर 2 राज्य ये 2 राज्य इस प्रकार से हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, विजिगीषु और अरि दोनों से ही अधिक शक्तिशाली है, इसलिए ये बिल्कुल मध्यम राज्य माने गए हैं। इनको भी न्यूट्रल यानी उदासीन राज्य माने गए हैं। इस प्रकार से ये मंडल सिद्धांत में 12 राज्य हम देख सकते हैं, 4 पीछे की तरफ, 5 आगे की तरफ और 2-2 राज्य साइड में और 1 केंद्रीय राज्य। मंडल सिद्धांत की कुछ बातें हैं कि मध्यम और उदासीन को छोड़कर सभी राज्यों को समान रूप से कौटिल्य ने शक्तिशाली माना है। दूसरा यह इसलिए आवश्यक है ताकि युद्ध न हो और शक्ति संतुलन बना रहे। ये महत्वपूर्ण बात कही है। युद्ध कभी नहीं होगा। इस तरह का संतुलन यदि आता है तो कभी भी इनमें युद्ध नहीं होगा। ये एक दूसरे से डरे हुए रहेंगे। इनको ये लगेगा जैसे कि अरि यदि ये सोचे कि मैं विजिगीषु पर हमला कर दूं, तो उसको ये डर रहेगा कि ये पीछे से जो मित्र राज्य है 3 नंबर वाला, ये मुझ पे हमला कर देगा, इसलिए ये कभी भी इस पे हमला नहीं करता। इस तरह की सोच सभी इनकी होती है। जैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण लें हम, भारत का पड़ोसी चीन और चीन का पड़ोसी है जापान। तो इस प्रकार की स्थिति में, और जापान और ताइवान दोनों ही ले लेते हैं, भारत और चीन में शत्रुता है, लेकिन भारत और ताइवान जापान के साथ मित्रता है। तो ये बिल्कुल मंडल सिद्धांत इस प्रकार से इस आज के उदाहरण में भी खरा बैठता है। यह हो सकता है कि राज्यों की संख्या 12 न हो या ये बिल्कुल जो है सामने या पीछे अवस्थित न हो, लेकिन फिर भी मंडल सिद्धांत की काफ़ी बातें प्रासंगिक है। कौटिल्य के कुछ अन्य प्रशासन संबंधी जो विचार हैं उन पर हम और विचार करते हैं। एक शब्द यूज़ किया तीर्थ। ये छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तीर्थ क्या होता है? तीर्थ जो है 18 विभाग थे मौर्य काल में, उन 18 विभागों को तीर्थ कहा गया है, जो प्रशासनिक नीति को क्या करते थे? क्रियान्वित। तो कुल मिला के ये प्रशासनिक अधिकारियों का या विभागों का समूह है। और इनमें कौन कौन थे? स्वयं राजा था, मंत्री, पुरोहित, युवराज, समाहर्ता यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो आय को संग्रहित करता है, समाहर्ता। और एक था सन्निधाता जो है कोषाध्यक्ष या आयुक्त कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये दोनों वित्तीय अधिकारी हैं, समाहर्ता और सन्निधाता। सेनापति
और प्रतिष्ठा जो है एक रक्षक के रूप में है, ये दंड नायक के रूप में, माफ़ कीजिए, इसको कहेंगे हम दंड नायक, यानी मजिस्ट्रेट है। और एक आता है फिर दंडपाल, जो कि सेना से संबंधित अधिकारी है या रक्षा विभाग का अधिकारी है। इस प्रकार से 18 थे, पर ये कुछ नाम आप इसको याद रखें। प्रतिष्ठा हो गया दंड नायक यानी मजिस्ट्रेट, और ये दंडपाल हो गया रक्षा विभाग का या सैन्य विभाग का अधिकारी। इस प्रकार से समाहर्ता और सन्निधाता हो गए आपके वित्तीय अधिकारी। समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्ट करता है, राजस्व या कर की उगाही करता है, और सन्निधाता जो है कोषाध्यक्ष का, आज का जो कोषाध्यक्ष हम जिसे कहते हैं वो सन्निधाता। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए हैं, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय बताए उन्होंने, जैसे ट्रांसफ़र कर दो, कोई जांच समिति बना दो, या फिर जो भ्रष्टाचार की सूचना देता है विसल ब्लोअर जिसे कहते हैं उसको पुरस्कार दीजिए, या फिर उसके बाद इधर जो भ्रष्टाचार करता है उसको सज़ा दीजिए, सेवा से हटा दीजिए। तो विभिन्न उपाय उन्होंने रोकने के बताए हैं, लेकिन प्रकार 40 बताए हैं। न्यायालय के 2 प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने, धर्मस्थ और कंटक शोधन। धर्मस्थ जो है सिविल कानून, सिविल जो कानून है, फौजदारी कानून, उसके लिए है। कंटक शोधन जो है आपराधिक यानी क्रिमिनल जो कानून है उनके लिए है। धर्मस्थ इनमें केवल जुर्माना होता है, इनमें सज़ा होती है। कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 स्रोत, यानी कानून बनता कैसे है, धर्म, प्रथा, न्याय और व्यवहार से मिलके कानून बनता है। कौटिल्य ने जो दंड के प्रकार बताएं सजा के, वो हैं साधारण कारावास या कठोर कारावास, या आर्थिक दंड जिसे जुर्माना कहेंगे, या सामाजिक बहिष्कार, या कोई राजनीतिक दंड जैसे देश निकाला इत्यादि। कौटिल्य ने सरकारी कर्मचारियों के 3 प्रकार बताए हैं, ये बिल्कुल पद सोपान के रूप में है। उपयुक्त यानी उच्च अधिकारी, जो सबसे ऊपर कार्य करते हैं, उच्च अधिकारी। फिर मध्य स्तर पर कार्य करने वाले युक्त, और सबसे नीचे स्तर पर कार्य करने वाले तत्पुरुष। हेनरी फेयोल के समान कौटिल्य ने भी उच्च अधिकारियों की, एक तो शिक्षा, जैसा हेनरी फेयोल ने कहा, शिक्षित, योग्य और कौशलपूर्ण होने चाहिए, तो योग्य और कौशल पर विशेष जोर दिया है। भर्ती की विधियाँ, कर्मचारियों की भर्ती जो की जाती है उसके लिए क्या विधियाँ काम में ली जाए। एक तो साक्षात्कार लिया जा सकता है, कार्य पर परीक्षण करवाया जा सकता है, यानी उनसे काम करवा के देखा जा सकता है कि काम करना आता है या नहीं आता, या फिर दूसरों से पूछा जा सकता है, उसके पड़ोसी हुए या अन्य कोई अधिकारी हुए या उसके क्षेत्र का कोई विशिष्ट व्यक्ति हुआ, उससे पूछ के कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, उसी आधार पर उसको नियुक्ति दी जाती है। वेतनमान की 12 ग्रेड आज भी चलती है, ग्रेड वेतन आयोगों में जो 12 ग्रेड है। 60 सबसे नीचे की ग्रेड है, उसमें 60 पण उस समय की मुद्रा थी, 60 पण वेतन मिलता था, और सबसे ऊंची जो पोस्ट थी ग्रेड के हिसाब से उसमें 48,000 पण वेतन प्राप्त होता था। आज जैसे रुपया है, पण उस समय की मुद्रा रही थी। गुप्तचरों के सूचना के आधार पर पदोन्नति देने और कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाने का भी कौटिल्य उल्लेख करता है। कर्मचारियों के लिए आचार संहिता यानी कुछ सेवा नियम बनाए जिनका पालन उनको करना ही होगा, और साथ ही साथ उनको प्रमोशन देना है कर्मचारियों को, तो प्रमोशन देने के लिए आप गुप्तचरों से जानकारी कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसकी जो है सेवा करने की जो क्षमता है वो कैसी है। कार्मिक प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन परोक्ष रूप से प्रशिक्षण के बारे में भी उल्लेख है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट उल्लेख है। अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन, यानी जो नीचे के स्तर का जो प्रशासन है, जैसे हमारे पंचायत राज और नगर पालिका प्रशासन है, तो उस ज़माने में कैसी व्यवस्थाएं थी। तो गाँव का जो अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। गाँव का जो अधिकारी था, जिसे आज का सरपंच कहें या
हो सकता है आज का पटवारी या ग्राम सेवक कहें, वो गोप कहलाता था। जिले के जितने भी गांव थे उन गांवों का जो हेड होता था उसे स्थानिक कहा जाता था। यानी गांव के जो गोप होते थे उनके ऊपर निरीक्षण करने वाला स्थानिक, और नगर शहरों का जो अधिकारी था उसे नगराध्यक्ष कहा जाता था। तो इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था थी मौर्य काल में। कौटिल्य ने संगठन के सिद्धांत, जो हम संगठन के सिद्धांत पढ़ते हैं कौन कौन से, पद सोपान, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, समन्वय के साथ साथ अभिप्रेरण, मोटिवेशन पे, संचार पे, निर्णय नेतृत्व का प्रत्यक्ष या परोक्ष उल्लेख अर्थशास्त्र में किया। तो संगठन के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं आज जो हम पढ़ते हैं उनका उल्लेख उन्होंने किया है। अब जरा देखें वित्तीय प्रशासन पर कौटिल्य ने क्या कहा है कि अनेक लोक उपक्रमों, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, यानी सरकार के जो कल कारखाने और उपक्रम है उनका उल्लेख किया है। तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया कौटिल्य ने, समाजवादी, निजी और मिश्रित का समर्थन किया है। वार्षिक लेखा, यानी हम हर साल का अकाउंट्स रखा जाता है आज भी, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है आज, लेकिन उस समय क्या व्यवस्था थी वित्तीय वर्ष की, जो देखिए आषाढ़ माह में बंद करने का विवरण, और ऐसा इसलिए कि आषाढ़ इसका मतलब है श्रावण माह से चालू होगा और आषाढ़ माह में बंद होगा। शायद इसका कारण है श्रावण मास में बारिश का आगमन होने के साथ लेखे स्टार्ट किए जाते हैं और अगले वर्ष आषाढ़ माह में इसको बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा 2 जो वित्तीय अधिकारी अभी हमने पहले भी देखा, इनका उल्लेख था, तो तीर्थ में एक बार फिर देख लें, समाहर्ता और सन्निधाता। राजस्व यानी आय व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था समाहर्ता, जबकि ये कोषाध्यक्ष और भंडार और शस्त्रागार का सर्वोच्च अधिकारी था सन्निधाता। एक गुप्तचरों के बारे में भी कौटिल्य ने विवरण दिया है, चर्चा की है। 2 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं, एक संस्था और एक संचारिक। संस्था गुप्तचर वो हैं जो एक ही जगह रहते हैं और कार्य करते हैं, स्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, जबकि स्थानीय संचारिक जो है, संचार यानी घूमना, भ्रमण करते रहते हैं और सूचना एकत्र करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने कौटिल्य के महत्वपूर्ण विचार देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौटिल्य की आलोचनाएं या कमियां क्या क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौटिल्य के आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता या उपयोगिता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।